तो हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सेकंड प्रॉपर्टी तक देखा है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये सारे अभी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको तुम्हें अच्छे से सीखना है, और मैं पहले बोल दिया हूँ, अभी सिर्फ मैं उतना ही डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना कोऑर्डिनेट में ज़रूरत है, ठीक है। इसको डिटेल से हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो देखो, अब इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। कहने का मतलब है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसा दिख जाए तो सीधे उसका वैल्यू 0 लिख देना, या अगर उसका मल्टीपल दिख जाए सीधे उसका वैल्यू 0 लिख देना। मतलब अब जैसे मान लो यहाँ पर ये है 88, 99, 100, 1। फिर मैंने लिखा यहाँ पर XYZ, यहाँ मैंने लिखा 88, 99, 101। चाहे दो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो या कोई भी दो रो एग्जैक्टली सेम हो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 लिख देना। या तो टू रोज टू कॉलम्स, एक रो एक कॉलम अगर एक जैसा दिख जाए तो इसको 0 नहीं बोल सकते हो तुम। ये और ये सेम होने पर ये ज़रूरी नहीं है जो 0 हो, ऐसा नहीं करना है। या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम, या तो कोई दो कॉलम या कोई दो रो अगर एक जैसा दिख जाए तो सीधे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? ओके। और तुम इसको ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 1 2 3, यहाँ 4 5 6। नॉर्मल मेथड से इसको एक्सपेंड करो, तो मैंने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया, तो क्या लिखा 1 2 3 5 6 -2 1 3 4 6 +3 1 2 4 5। ये कितना हो गया 12 -15। ये कितना हो गया 6 -12। ये कितना हो गया 5 -8। ये आया -3। ये आया -6। -6 -2 +12। ये कितना आया -3। तो ये कितना आ गया -9। तो -12 + 12 0। तो देख रहे हो, तो तुम इस प्रोसेस से बच जाओगे, एक्सपेंशन प्रोसेस से। प्रॉपर्टीज़ करता क्या है, डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करने का रास्ता आसान कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही दो रो या दो कॉलम एक जैसा दिख जाए तो सीधे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख दोगे। या फिर अगर कोई एक रो दूसरे का मल्टीपल है तब भी 0 लिख देना। जैसे मान लो ये 2 4 6 है और मैंने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 12 18, और फिर यहाँ पर कुछ ले लो 4 5 8। तो देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो ये फर्स्ट रो का मल्टीपल है। तो अगर ऐसा भी सिचुएशन दिखा तो तब भी आंसर सीधे 0 लिख दोगे। अगर एक रो दूसरे का मल्टीपल है, मल्टीपल इन द सेंस जैसे 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, हाफ टाइम्स हो गया, तो सीधे वहाँ पे आंसर 0 लिख दोगे, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी, if all the elements of any rows or columns be multiplied by the same number, then determinant is multiplied by that number. Then determinant is multiplied by that number, है ना। तो ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, और ये A3 B3 C3 है। A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। तो तुमसे वो ये कहना चाह रहा है, जो अगर तुमने इसके किसी भी रो में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया ज़रूरत पड़ने पर,
कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो फिर बाहर में उस कांस्टेंट को डिवाइड कर देना, बाहर में उस कांस्टेंट को डिवाइड कर देना। ठीक है बच्चे, मतलब जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है और जो अब नया वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस किसका है? तो नया वाला डिटर्मिनेंट जो तुम्हारा डी बार है वो पुराने वाले डिटर्मिनेंट का के टाइम्स हो जाएगा। के इधर भेज दो। तो देखो इसका मेन रोल है क्या? तो इसका मेन रोल है, अगर ड्यूरिंग मैनिपुलेशन अगर मुझे कोई कांस्टेंट किसी रो में मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है तो हम सेम कांस्टेंट बाहर में लिख देंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पर है ए बी सी, यहाँ मैंने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ मान लो मैंने लिखा 2a 5b एंड 7c। मान लो मुझे इस रो में 8 मल्टीप्लाई करने का नौबत आ गया, तो हम जिस कांस्टेंट से किसी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस कांस्टेंट को बाहर में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8a 8b 8c और यहाँ 1/8 लिख दिया, बाकी दो रो एज इट इज। और हम मल्टीप्लाई हर एक टर्म में नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई पर इंडिविजुअल रो या कॉलम में करेंगे। जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में करना है, जैसे मान लो यहाँ ए बी सी है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा है, यहाँ 1 1 1 है। मुझे फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बाहर में पहले 1/10 लिखूँगा, फिर यहाँ पर 10a 10b 10c लिखूँगा। ठीक है बच्चे, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, या मतलब हम इसी को इस तरह से घुमा के ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर कोई टर्म कॉमन आ रहा है तो हम सीधे डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एरिया के लिए, ध्यान रखना। मान लो अगर यहाँ पर a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, यहाँ b स्क्वायर b क्यूब है, यहाँ c स्क्वायर c क्यूब है। तो अगर फर्स्ट रो से a कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लेना, और जब वो कॉमन आएगा तो प्रोडक्ट में लिखाएगा। तो टेकिंग कॉमन a फ्रॉम रो 1, टेकिंग कॉमन b फ्रॉम रो 2, टेकिंग कॉमन c फ्रॉम रो 3। जैसे ही तुमने यहाँ से a कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या? 1a स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। तो हम जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? ओके, अब आओ, अगर किसी डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम इस तरह से दिया हुआ है तो हम इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये वन वे प्रोसेस है। तुम इधर से इधर जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये a1x प्लस b1y प्लस a1x प्लस b1y, यहाँ पर b1 ऑफ y और यहाँ c1 ऑफ z है, और यहाँ a2 b2 c2 लिख दिया, यहाँ a3 b3 c3 लिख दिया। तो अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पहले दो डिटर्मिनेंट लिखूँगा, और फर्स्ट रो में यहाँ लिखा पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो a1 b1 c1, यहाँ लिख दिया x y z। अगर यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लिख दिया, अगर मान लो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, अगर यहाँ माइनस रहता तो। ठीक है बच्चे, तो अब देखो बाकी दो रो एज इट इज, जो रो सेकेंड रो अनचेंज रहेगा, जो यहाँ पर है सेम यहाँ पे लिख दोगे। थर्ड रो जो यहाँ पर लिखना है सेम यहाँ पे लिखोगे।
इस तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब आओ यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी। देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द सेम मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। इफेक्टिवली ये कहना क्या चाह रहा है वो देखो, जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट ए लिखा जिसका एलिमेंट मैंने लिखा से ए बी सी एक्स वाई जेड, और मैंने यहाँ पर लिखा अल्फ़ा बीटा गामा। अब मैंने क्या किया, इस तरह का ऑपरेशन किया, तो कोई भी एक रो को सेलेक्ट किया। जैसे मान लो मैंने रो 2 को सेलेक्ट किया, उसमें 100 मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर दिया। तुम रो 1 में ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस ऑपरेशन को लिखेंगे क्या, इस तरह से। इसका मतलब क्या है, 100 मल्टीप्लाई किया रो 2 में और रो 1 में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास नया डिटर्मिनेंट क्या बना वो देखो। तो 100 मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये आया a प्लस और माइनस 100x, b प्लस माइनस 100y, c प्लस और माइनस 100z, और यहाँ आया x y z, यहाँ आया अल्फा बीटा गामा। तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसका वैल्यू आने वाला एक्सपेंड होके सेम इसका वैल्यू होगा, दोनों के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। तुम इसको प्रूफ कर लो ना। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट बी है, तो जस्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी देखो, इस स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेंट को हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया, इसको अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। दूसरा डिटर्मिनेंट सेकेंड एलिमेंट लिखो, 100x 100y 100z, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा। तो अब मैं यहाँ से 100 कॉमन ले लूँ। तो जैसे ही 100 यहाँ मैंने कॉमन लिया तो क्या आया, ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा। और जैसे ही तुमने 100 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या दिखा, एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसा दिखे, उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तुम्हारे पास फाइनली बचा तो यही ना। तो जो इसका वैल्यू दिया सेम वैल्यू इसका होगा। मतलब इस तरह के ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गॉट इट। तो अब देखो यहाँ, तो ये इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए जस्ट हम लोग ये एक दो एग्जांपल्स छोटे छोटे देख लेते हैं, और हो सके तो इसको रट लेना। ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, इसका बार बार ज़रूरत पड़ने वाला है। बट अब देखो, फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या है, 1 1 1। देखो अब यहाँ पर पहला डिटर्मिनेंट है और बोला है तुमको प्रूव डैट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। शुरुआत कैसे करें वो देखो इसका। तो लेट डिटर्मिनेंट डी इज या डिटर्मिनेंट ए इज 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। तो अगर 1 1 1 हो तो मैं यहाँ पर रो 1 में
रो 1 माइनस रो 2 लिख दूँ, मतलब रो 2 में -1 से मल्टीप्लाई किया और रो 1 में ऐड कर दिया, एंड रो 2 में सेम ऑपरेशन कर दूँ, रो 2 माइनस रो 3, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या कहता है, वाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन रो और कॉलम मस्ट बी रिमेन अनचेंज्ड। तो थर्ड रो को मैंने छोड़ दिया, गॉट इट। तो देखो अब यहाँ पर ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या मिला, ये 1 - 1 क्या हो गया 0, ये क्या हो गया x - y, ये क्या हो गया x² - y² विच इज x - y इंटू x प्लस वाई। ये 1 - 1 क्या आ गया 0, ये y - z, ये y - z इंटू वाई प्लस z, और यहाँ 1z² तो फर्स्ट रो से x - y कॉमन ले लो, सेकेंड रो से y - z कॉमन ले लो। यहाँ तेरे पास बचा क्या 0, यहाँ 1, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ 0 1 y प्लस z, और यहाँ 1z² जिधर लगातार 2 0 हो उसकी तरफ से एक्सपेंड कर दो। तो दिस इंटू दिस, तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम व्हाट यू विल गेट 1 1 x प्लस वाई y प्लस z, बाकी दो तो 0 है। तो फाइनली देखो रिजल्ट आ गया x - y y - z z - x। तो उसी तरह से वीडियो पॉज करके इसको और इसको प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक है, ओके। ट्राई कर लिया, तो देखो अब यहाँ सेकेंड वन क्या है, यहाँ 1 1 1 x y z x³ y³ z³। 1 1 1 अगर है तो काम बहुत इजी है, लगातार 2 0 लाना है। तो रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 कर डालो, और रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 कर डालो। तो ऐसा करने से मिलेगा क्या 1 - 1 0 x - y x³ - y³। रो 2 माइनस रो 3 करोगे तो ऐसा कुछ मिला, और इसे मैंने लिख दिया y² yz z², और यहाँ 1z z³। तो देखो फर्स्ट कॉलम से x - y, यहाँ x - y 0 से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग x - y फ्रॉम रो 1 and y - z from row 2, तो तुम्हारे पास बचा क्या x - y y - z कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 0 0 1 1 1 z x² प्लस xy प्लस y² प्लस yz प्लस z² z³। जिधर लगातार 2 0 हो उसकी तरफ से एक्सपेंड कर दो। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट x - y y - z z - x, और वो कॉमन लेने के बाद तेरे पास बच रहा होगा x प्लस वाई प्लस z। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब आओ यहाँ पर थर्ड वन देखो, तो वीडियो पॉज करके थर्ड वन ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो। तो देखो तीसरा ट्राई कर लिया तुमने, तो मैंने डिटर्मिनेंट लिखा लेट a इक्वल्स टू x x² yz y y² zx z z² xy। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर
कॉमन लेने में यहाँ तकलीफ आ रही है, तो मैं फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई किया, रो 1 में मैंने x से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में मैंने y से मल्टीप्लाई किया, रो 3 में मैंने z से मल्टीप्लाई किया। और अगर मैं बाहर से कोई टर्म मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो यहाँ 1 लिखूँगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो मैंने x मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो हो गया x, x क्यूब, x y z। y मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड रो हो गया y स्क्वायर, y क्यूब, x y z। और z मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर, z क्यूब, x y z। अब x y z देखो थर्ड कॉलम में दिख रहा है। नाउ टेकिंग कॉमन x y z फ्रॉम कॉलम 3, थर्ड कॉलम। तो ऐसा करने से तुम्हें फ़ायदा क्या मिला? तो देखो अब, तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो एक्स वाई जेड उधर से कॉमन आया और ये एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1। अब ये ज़्यादा सिंपल डिटर्मिनेंट है, जैसे ही 1 1 1 आया तो लगातार 2 0 ले आओ, तो इसके आगे प्रोसीड कर लो, डू योर सेल्फ। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ, तो अब ये एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी एंड सी। तो ये AX1 Y1 है, BX2 Y2 है, CX3 Y3 है। तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये भी क्लास 10th में पढ़ चुके हो, तो अब हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, फॉर्मूला क्या होता था। तो ये एक ट्राइंगल है जिसका वर्टाइसेज x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। एरिया का फॉर्मूला लिखते थे हाफ, यहाँ लिखा मैंने मॉड, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। अब मैंने x1 लिखा तो यहाँ पर इस ऑर्डर में y2 माइनस y3 लिखोगे। फिर x2 लिखा तो y3 माइनस y1, x3 लिखा तो y1 माइनस y2, जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हो गया क्लास 10th वाला, जिसको रिकॉल कर लेना। लेकिन अब मैं इसी फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा, इसी के लिए मैंने अभी डिटर्मिनेंट रिकॉल किया था। तो अब देखो यहाँ, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 माइनस ऑफ x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब तुम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो। कौन सा डिटर्मिनेंट? हाफ ऑफ। तो तुम्हारे पास 1 1 1 यहाँ पर दिख रहा है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो लगातार 2 0 बना लो। रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 लिख दिया, एंड रो 2 में, या फिर डायरेक्ट तुम एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग ब्रेक कर रहा हूँ इसे। मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? x1, तो x1 लिया तो यहाँ पर क्या आएगा? y2 1 y3 1 माइनस x2, तो क्या आएगा? y1 1 y3 1 प्लस x3 लिया तो यहाँ पर क्या आया? y1 1 y2 1। ब्रेक करो इसे, हाफ ऑफ x1
ये क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, y2 माइनस y3, ये क्या आ जाएगा y1 माइनस y3, और ये क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। y1 माइनस y2, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना हुआ तो हम ऐसा लिखेंगे। तो बेहतर है इस लॉन्ग मेथड को याद रखने की बजाय इस फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखो। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, तो देखो अब यहाँ तुम्हारे पास 3 वर्टाइसेज है, ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3। एरिया इक्वल्स टू लिखूंगा मैं हाफ, पहला वर्टेक्स लिख दिया, दूसरा वर्टेक्स लिख दिया, तीसरा वर्टेक्स लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पर थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिख दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना, और अगर माइनस आया तो मॉड लगा देना। तो सेफ्टी के लिए देखो यहाँ जो डबल सिंबल है तो एक मॉड के लिए इस्तेमाल हुआ है, अंदर वाला डिटर्मिनेंट है, बाहर वाला मॉडुलस है। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई तो मॉड उसे पॉजिटिव बना देगा, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। ठीक है बच्चे, अब तुम इसको मैनुअली प्रूफ कर सकते हो फंडामेंटल ज्योमेट्री के हेल्प से। वो क्या है, तो देखो वर्टाइसेस यहाँ है, तो यहाँ से तुम करो क्या, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखो ये एक ट्रेपेजियम बन गया, ये दूसरा ट्रेपेजियम बन गया, और ये तीसरा ट्रेपेजियम बन गया। तो मुझे अगर ए बी सी का एरिया चाहिए तो मैं ट्रेपेजियम ALMBA एंड ट्रेपेजियम ALNCA को ऐड कर दूं और इस ट्रेपेजियम के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देगा। तो देखो अब यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस डायग्राम के हिसाब से इस दो ट्रेपेजियम के एरिया का सम माइनस इस ट्रेपेजियम के एरिया का डिफरेंस लेके सिंप्लीफाई कर दिया। ये इसका प्रूफ हो गया। इसको तुम्हें मेमोराइज करना है। दिस गिव्स यू एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर वर्टाइसेज दिया हुआ है तो। ठीक है तो ठीक है, इस मेथड से हम लोग जो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जैसे देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल लिया, एक और एग्जांपल देखते हैं ABC। तो मान लो वर्टेक्स A है A, AR, वर्टेक्स B है B, BR, ठीक है, वर्टेक्स C है C, CR। मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो जब वर्टाइसेस इस तरह से अननोन में दिया रहे तो तुम प्रेफर करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा यही यूज करना है, मतलब तुम्हारा पहला चॉइस एरिया का फॉर्मूला के लिए डिटर्मिनेंट मेथड होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा AR1, ये क्या हो जाएगा BR1, फिर ये क्या आ जाएगा CR1। फायदा आप देखो इससे, तो R यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो। कोई भी आइडेंटिकल टर्म किसी रो या कॉलम में अवेलेबल है तो हम उसको आसानी से कॉमन ले सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से R कॉमन लिया तो ये क्या हो गया ABC 1 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो कॉलम आइडेंटिकल है, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। गॉट इट। तो अगर इस तरह से अननोन में वर्टाइसेस दिया है तो एरिया के लिए डिटर्मिनेंट मेथड ऑप्ट करना, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम लोग सीखेंगे एरिया निकालने का एक और तरीका, स्टेयरकेस मेथड। ये क्या होता है केयरफुली समझना इसे। जैसे मान लो मुझे ये एक क्वाड्रिलैटरल है, मान लो ये क्वाड्रिलैटरल है
और इसके 4 वर्टाइसेस दे दिए, 4 5 3 2 1 8 7 6, मान लो रैंडम मैंने लिया, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, यहाँ से एक लाइन खींच दो, ये 2 ट्राइंगल में बट गया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे। ये पहला मेथड है। लेकिन अब क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, मतलब n साइडेड पॉलीगॉन हो, तो ट्राइंगल बना बना के एरिया निकालना और कैलकुलेट करना टाइम टेकिंग होगा। तो उस केस में हम लोग स्टेयरकेस मेथड ऑप्ट करेंगे। तो स्टेयरकेस मेथड होता क्या है समझते हैं इस एग्जांपल के हेल्प से। तो अगर मुझे स्टेयरकेस मेथड से एरिया कैलकुलेट करना है तो यहाँ लिखेंगे हाफ और किसी एक वर्टेक्स से शुरुआत करो, और या तो क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो करो या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो करते हुए वापस से ए तक पहुँचना है, मतलब मैंने ए से कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट किया 4 5 3 2 1 8 7 6। अब रैंडम ऑर्डर मत लिख देना, जो 1 8 यहाँ लिख दिया 3 2 यहाँ लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी एक पॉइंट से शुरुआत करो। तो तुम बोलोगे हमें किससे पता चलेगा किस पॉइंट से शुरुआत करना है? तो भैया किसी भी पॉइंट से शुरुआत करो। यहाँ से स्टार्ट करने का मन है यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करने का मन है यहाँ से स्टार्ट करो। जहाँ से तुम्हें स्टार्ट किए हो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करते हुए वापस वहाँ तक पहुँचना है, मतलब उसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैंने 4 5 लिखा, फिर 3 2, फिर 1 8, फिर 7 6, पहुँचना ए तक है, मतलब रिपीट द फर्स्ट वन। अब यहाँ क्या करोगे, इधर से सीढ़ी बनाओ, दिस इंटू दिस, 4 इंटू 2 प्लस दिस इंटू दिस, इधर से आएगा तो प्लस होता हुआ है उतरेगा, दिस इंटू दिस 8, दिस इंटू दिस प्लस 24 प्लस 6 प्लस 35। इधर से उतरोगे तो माइनस ऑफ 5 इंटू 3, माइनस ऑफ 5 इंटू 3, माइनस ऑफ 2 इंटू 1, माइनस ऑफ 8 इंटू 7, माइनस ऑफ 6 इंटू 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। अगर बाई दी भी ये वैल्यू नेगेटिव आया तो मॉड लगा देना, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। अब इसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही तुम्हारा आंसर होगा। अब ठीक है, अब ये मॉड, इसको भी मॉड तुम समझ सकते हो क्योंकि एरिया कांट बी नेगेटिव। तो अपना कैलकुलेट कर लो, ये कितना हुआ, 30 प्लस 35 65, 65 प्लस 8 कितना हो गया 73, 15 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 56 माइनस 24, कैलकुलेट कर लो, दिस मच स्क्वायर यूनिट, ये तुम्हारा आंसर होगा। कैलकुलेट कर लेना अपना। तो अब इसी को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन पे। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं इफेक्टिवली वो तुम समझो। तो देखो, तो जैसे अगर ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, ये मैंने लिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 that goes up to AN। ये लिखा x1 y1 x2 y2 x3 y3 that goes up to xn yn। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाता तो टोटल इस तरह से कितने ट्राइंगल बनते, n ट्राइंगल, जितने भी n ट्राइंगल बनते उन सब का एरिया का सम। अदरवाइज मुझे इस रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया चाहिए, तरीका पता चल चुका है, हाफ
और फिर शुरुआत किसी एक पॉइंट से करो, कर दिया। अब या तो क्लॉकवाइज से जाओ या एंटी क्लॉकवाइज से, वापस उस पॉइंट तक पहुंचो। तो मैंने x1 y1 से स्टार्ट किया वाया x2 y2 x3 y3, बीच में ये पॉइंट रिसफल मत करना, ठीक है। x4 y4 डेट गोज अप टू xn yn, और जैसे ही x1 y1 xn yn आ गया, रिपीट द फर्स्ट वन। अब स्टेयर बना लेना यहाँ से, हाफ ऑफ ये क्या आ जाएगा x1 y2 माइनस ऑफ y1 x2, या इधर से पहले 1 जैसे भी कंफर्टेबल हो तुम कैलकुलेट कर लेना। तो इधर से x1 y2 x2 y3 टिल xn y1 माइनस इधर से y1 x2 y2 x3 टिल yn x1। गॉट इट। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेयरकेस मेथड, और ये ऑब्वियसली ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है। ट्रायंगल में अगर न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा हो तो उसके लिए भी वैलिड है ये स्टेयरकेस मेथड। ट्रायंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो तुम। जैसे ट्रायंगल है और मुझे स्टेयरकेस मेथड से एरिया निकालना है, तो लिखेंगे हाफ, ए से स्टार्ट किया, पहुंचो यहीं तक 2 3 6 4 5 6 2 3। नाउ इसके आगे प्रोसेस पता है, डू योर सेल्फ। 8 + 36 + 15 -18 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 12, कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वो आंसर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब वीडियो पॉज करो और एरिया कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेज आर दिस, और यह एरिया ऑफ द पेंटागन हुज वर्टाइसेज आर दिस वन। तो क्विकली एरिया कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करके। कर लिया? बताओ क्या है आंसर इसका। ठीक है, तो पेंटागन वाले का 137/2 माइनस आएगा, मॉड लगा देना। हम बार बार बोल रहे हैं एरिया कांट बी निगेटिव। चेक कर लो, ऐसा कुछ आना चाहिए। बुक का आंसर ये दिया हुआ है, इसका चेक करो। क्वाड्रिलेटरल वाले का, जिसका शायद 137 आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 हो गया तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो देखो, इसके पहले तुम डिस्टेंस फॉर्मूला में कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पढ़ा था। 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हो तो कोलिनियर होता है, AB + BC = AC। लेकिन अब उस मेथड को इग्नोर करके अब सीधे तुम क्या करना, 3 पॉइंट्स दिया और हमें पता करना है कोलिनियर है कि नहीं। तो उस 3 पॉइंट के हेल्प से सीधे एरिया का फॉर्मूला लिख देना। एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लेना। अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। इनफैक्ट अगर 4 पॉइंट दिया है, 5 पॉइंट दिया है, n पॉइंट दिया है, रेगुलर पॉलीगॉन है, n पॉइंट दिया हुआ है, और मुझे उसके बारे में पूछा जो कोलिनियर है कि नहीं, तो अगर 4 पॉइंट की मदद से बनाया हुआ क्वाड्रिलेटरल का एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब वो चारों पॉइंट कोलिनियर है। 5 पॉइंट के मदद से पेंटागन का बनाया हुआ एरिया अगर 0 आ गया तो वो 5 पॉइंट कोलिनियर है। गॉट इट? अब अगेन वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो जैसे देखो, वर्टाइसेज में ये x(-2) ऐसा कुछ दिखे तो तुम्हारा पहला चॉइस एरिया निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट मेथड होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट मेथड में पहले वर्टाइसेज लिख दो।
टी माइनस टू, टी प्लस टू, टी प्लस टू, टी प्लस थ्री, टी, यहाँ 1 1 1 डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड करने से पहले अगर लगातार 2 0 बना लिया तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो तुम बोलोगे क्या स्टेयरकेस मेथड नहीं लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं, बट जो अननोन वाला रहता है ना, उसमें ये डिटर्मिनेंट मुझे ज़्यादा पर्सनली कन्वीनियंट लगता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम दिस माइनस दिस करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 तो -2 आया, दिस माइनस दिस करेंगे -4 आया, यहाँ 0 आ गया, दिस माइनस दिस 1 करो -1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ t प्लस 3 t एंड 1 आया। थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो सीधे प्लस माइनस प्लस, सीधे ये लिखो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना होगा। तो एरिया क्या आया, हाफ ऑफ दिस इंटू दिस -4, this into this -4 -8, half into -8 -4, area can't be negative, give the answer as 4. Got it? Similarly second one, अब तुम वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। तुम्हारे पास वर्टाइसिस दिया हुआ है a प्लस b c प्लस a प्लस b, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अगर वर्टाइसेज अननोन के फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ a प्लस बी 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1। मुझे एरिया निकालना है, तो मैं एक काम करूं, फर्स्ट कॉलम में अब यहाँ मुझे a प्लस बी है, b c प्लस a है, c ऑफ a प्लस b है। तो मैं अब यहाँ पर वही लगातार 2 0 लाने वाला फंडा लगाते हैं, 1 1 1 अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। तो मैंने रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 कर दिया और रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 कर दिया। अब एक साथ रो 3 माइनस रो 1 नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी ये कहता है जो एक रो या एक कॉलम अनचेंज रहना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी, दिस माइनस दिस तो b माइनस सी आ गया 0। ये क्या आ जाएगा, b माइनस सी, ये क्या आ जाएगा यहाँ से c माइनस, तो यहाँ मैंने लिखा था a प्लस बी और यहाँ लिखा b c प्लस ए। ठीक है, जो डेटा दिया उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मेरा आया c माइनस बी, ये आ गया 0, यहाँ c a प्लस बी और 1। अब एरिया मुझे निकालना है, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दो। तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ a माइनस बी c माइनस बी माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर। अब तुम चाहो तो यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लो, हाफ ऑफ b माइनस सी। तुम्हारे पास बचा क्या, माइनस a प्लस बी माइनस b माइनस सी। ओपन दिस, सिंप्लीफाई करने पर कैलकुलेट कर लो, जो आया दिस मच इज योर आंसर, b माइनस सी। आई थिंक b और b कैंसिल हो गया, c माइनस a, कुछ ऐसा टाइप का आ रहा होगा। तो देख रहे हो यहाँ पर अगर इस तरह का अननोन है तो ये डिटर्मिनेंट मेथड कितना हेल्प करता है। गॉट इट? नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। अगेन वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तुमको बोल दिया ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ट्रीट करो, एरिया को 0 से इक्वेट करो। कर लिया? देखो k का वैल्यू 9 आ रहा होगा। अब इस तरह के इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में k के टर्म में जो रिजल्ट बनता है वो मॉड में बनता है, और तुम्हें मालूम है मॉड इक्वल्स टू, अगर सम कांस्टेंट आया तो मॉड में पढ़ाया था मैंने, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जब तुम इस तरह से अननोन निकल रहा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रैकेट को मॉड ट्रीट करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब वीडियो पॉज करके तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये भी बोला है जो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब
वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इसका मतलब एरिया को 0 से इक्वेट करो और देखो क्या आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैं फंडामेंटल 9-10 वाला ही बातें बता रहा हूँ, ठीक है। एक आध वीडियो के बाद जेई लेवल स्टार्ट होगा या न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने स्टार्ट होंगे। अब आओ सेंट्रॉइड। तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड। तो ये देखो ट्राइंगल के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, उसमें से ये वन ऑफ द स्पेशल पॉइंट है। और ये स्पेशल पॉइंट होता क्या है वो देखो। तो ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो भैया BC है तो इसका कोई मिड पॉइंट होगा ना। तो इसका मिड पॉइंट मान लिया D। तो वर्टेक्स A से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे जाके रुक जाता हो। ट्राइंगल में इस सेगमेंट को मीडियन बोलते हैं। ऐसा तुमने बचपन में 6-7 में पढ़ा होगा। सिमिलरली AC साइड का मिड पॉइंट E है। यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो E पे आके, तो BE सेगमेंट इज मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B कहलाएगा। AD को क्या बोलेंगे, मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A। उसी तरह C से ज्वाइन कर दो, ये कहलाएगा मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स C। अब इन मीडियंस की खासियत क्या होती है, ये कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब ये सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आके मिला उससे मैथमेटिक्स में सेंट्रॉइड बोलते हैं। ज्योमेट्री में, बेसिक ज्योमेट्री में से सेंट्रॉइड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। मीडियन करता क्या है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। गॉट इट। तो अगर मान लो यहाँ पर वर्टाइसेज है AX1 Y1, BX2 Y2, CX3 Y3 और किसी ने तुमसे पूछा मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए का लेंथ बताओ, तुम पहले D निकालना। D मिड पॉइंट है और अब तुम्हें मिड पॉइंट तो आता है। तो मैं यहाँ से मिड पॉइंट BC कैलकुलेट करता हूँ। तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा तो x2 + x3/2, y2 + y3/2। मुझे D का कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली E का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तुम्हें, x1 + x3/2, y1 + y3/2। और ये क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्लियर है। तो ये हो गया सेंट्रॉइड। पॉइंट्स मिल गए तो लेंथ ऑफ मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किसी भी ट्राइंगल का, ट्राइंगल चाहे जैसा भी हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा, वो कभी भी ट्राइंगल के बाहर नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तीसरा, तो अब ये जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1 जिस वर्टेक्स से तुम ड्रॉ किए हो। इसका मतलब AG/GD का रेशियो 2:1 है। तो अब तुम खुद सोचो, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वर्टेक्स D का कोऑर्डिनेट x2 + x3/2, y2 + y3/2 है और सेंट्रॉइड AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं इंटरनल डिवीजन का, तो x का कोऑर्डिनेट क्या दिखेगा, 2 × 10, x2 + x3/2 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 1 × 10, तो 1 × x1/2 + 1 सिंप्लीफाई करो तो x इज नथिंग बट एवरेज ऑफ वर्टाइसेज x2 + x3/3। सिमिलरली y कैलकुलेट करो
तो y इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये सेंट्रॉइड का वर्टाइसेज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हो यहाँ पर साथ ही साथ दो और इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इससे रिलेटेड। जैसे अगर ये ट्राइंगल है ABC और ये मीडियंस हैं, मीडियन जहाँ मीट कर गया वो सेंट्रॉइड हो गया। तो सेंट्रॉइड मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल को दो इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इन दो ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। गॉट इट? ईच मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। पहला इंफॉर्मेशन समझ में आ गया। मान लो मैंने इधर से मीडियन ड्रॉ किया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEA। गॉट इट? एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सेंट्रॉइड की मदद से बना हुआ, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC और G सेंट्रॉइड है, तो मैंने सेंट्रॉइड से वर्टेक्स A को मिलाया, B को मिलाया, C को मिलाया, तो ये तीनों एरिया आपस में इक्वल होता है। इसको तुम दोनों तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, ज्योमेट्री से भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब बाय द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, ज्योमेट्री मतलब बेसिक ज्योमेट्री। तो अगर मुझे यहाँ वर्टाइसेस दिया हुआ है तो अब मैं क्विकली सेंट्रॉइड निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा सेंट्रॉइड? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब ये पॉइंट मिल चुका है। अगर मैंने ये एरिया निकाला और ये एरिया निकाला, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, देखना दोनों न्यूमेरिकली सेम दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर? तो इसी इंफॉर्मेशन को मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पर। तो एक आता है जिसको हम लोग डेल्टा बाई 3 प्रॉपर्टी बोलो, या डेल्टा का मतलब यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC है तो इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, तो डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पर डेल्टा बाई 3 का मीनिंग अब यहाँ ये हो गया, तो अगर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया डेल्टा है और ये सेंट्रॉइड है, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का 1/3 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा बाई 3 प्रॉपर्टी? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC, इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा? बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का 1/3। गॉट इट? अब वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन। तो अगर n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट एवरेज ऑफ वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। इसका जो भी सेंट्रॉइड बन रहा होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn डिवाइडेड बाय n, एंड y के लिए सिग्मा yi अपॉन n। ठीक है, गॉट इट? ओके, अब आओ बच्चे यहाँ पर, अब जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का साइड का मिड पॉइंट दे दिया है, मान लो D इज मिड पॉइंट, और D का कोऑर्डिनेट मान लो मैंने लिया x1 y1, ये है E, इसका कोऑर्डिनेट लिया x2 y2, ये है F, इसका कोऑर्डिनेट लिया मैंने x3 y3।
तो मैंने तुम्हें वर्टेक्स ABC निकालना सिखाया था। वर्टेक्स A क्या लिखोगे? F प्लस E माइनस D। ठीक है। दूसरा अब यहाँ से इंफॉर्मेशन, अगर मैं इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये एक ट्रायंगल बना, दोनों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कॉन्साइड करेगा। तो अगर तुमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछ बैठा तो अब तुम्हें वर्टाइसेस निकालने का जरूरत नहीं है, सीधे तुम लिखोगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC coincides with centroid of triangle DEF। ठीक है। and next let delta is area of triangle ABC। तो यहां हम इसको डेल्टा बाई 4 प्रॉपर्टी बोलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एरिया बाई 4 प्रॉपर्टी? तो ये बड़े वाले एरिया का 1/4 होगा। ये एरिया ये सभी आपस में इक्वल होंगे। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1/4 होगा, इसलिए इसको डेल्टा बाय 4 प्रॉपर्टी कहते हैं। तो व्हाट इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, area of triangle AEF equals to area of a triangle BDF equals to area of triangle CDE equals to area of triangle DEF, और ये सभी के सभी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसका 1/4 होता है। गॉट इट? तो इस लेक्चर में अभी तक जो मैंने कवर किया है, इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। इसके अलावा जो तुम्हें बुकलेट का DPP है वो तो बनाना है ही, और ये बीच बीच में मैं अपने लेक्चर में मेरे थोड़ा सा मेरा बिलीव है, जो जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है मैथ्स में। तो बीच बीच में मैं इस तरह का क्वेश्चंस जो है वीडियो लेक्चर में ही मैं भी रखता रहूँगा। तुम इसको बना लेना, और जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप है ना, या मेरे को पर्सनली तुम अपना सॉल्यूशन इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना 9752717421। ठीक है बच्चे, तुम जिस भी बैच या ग्रुप के बच्चे हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और जो मैंने अभी डिस्टेंस फार्मूला वगैरह बताया है फर्स्ट 3 लेक्चर्स में, उससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी तुम्हें कंप्लीट करके भेजना है, प्लस DPP 1-2 कंप्लीट कर लेना है बुकलेट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला स्पेशल पॉइंट। अभी तो हम लोग ट्रायंगल का पहला इंटरनल पॉइंट देखा जो कि सेंट्रॉइड था। अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है।